गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 2, वर्क एनर्जी एंड पावर डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्क क्या है और वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क का फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ द वर्क, वर्क कब मैक्सिमम होगा, वर्क कब जीरो होगा, वर्क कब निगेटिव होगा, किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, हमने कल देखा था। ठीक। और वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो फॉर्मूला जो निकल करके आया था वो निकल करके आया था एफ डॉट एक्स। हाँ, या फिर इसे आप एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का कॉस एंगल, या आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क। हाँ, वर्क के यूनिट्स क्या क्या होंगे, कौन कौन यूनिट होगा वर्क का। तो यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क, तो वर्क के यूनिट भी हम पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दो टाइप से। एक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग अब्सोल्यूट यूनिट्स एंड देन ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, तो अब्सोल्यूट यूनिट्स में क्या है, तो पहले आइए एब्सोल्यूट यूनिट में चर्चा कर लेते हैं कि वर्क का एब्सोल्यूट यूनिट क्या क्या होगा। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना। अच्छा, तो यदि एसआई यूनिट का मैं बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट बात करते हैं तब फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ओके, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर, और यही न्यूटन मीटर जूल कहा जाता है, यानी कि कैपिटल जे। तो 1 जूल ऑफ वर्क कब कहा जाएगा, जब कोई यूनिट मास का ऑब्जेक्ट होगा, 1 केजी का ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगातार लगा करके उसे 1 मीटर तक डिस्प्लेस कराया जाएगा, तब हम कहेंगे कि उस 1 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क किया, 1 जूल वर्क किया। तो इस प्रकार हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। यहीं यदि हम सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो वर्क का सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर, और यही क्वांटिटी को कहा जाता है अर्ग। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं, तो ये दोनों का बीच का रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। सर ये आया कैसे? उसके बाद देखिए ये 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 अर्ग बराबर हो जाएगा, अच्छा 1 अर्ग निकालेंगे तो 10 टू दी पावर 7 नीचे आ जाएगा, 10 टू दी पावर 7 जूल, यानी कि 1 अर्ग इक्वल टू, ये 10 टू दी पावर 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 जूल। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये दोनों ध्यान में रखना होगा आपको। अब देखेंगे कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग कैसे आया। देखिए 1 जूल इक्वल टू, क्या बोला मैंने अभी, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि किसी 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए और वह 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तब कहेंगे दिस 1 न्यूटन डज 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5, और 1 मीटर को यदि हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा
100 सेंटीमीटर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये 10 के पावर 5 और 10 के पावर 2, 10 के पावर 7, यहाँ हो गया क्या सेंटीमीटर, और ये हो गया दिस, और इस टर्म को ही कहा जाता है अर्ग। तो आप देख लें 1 जूल के बराबर 10 टू दी पावर 7 अर्ग कैसे होता है। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो होता है ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, या जी का कोई फैक्टर नहीं आएगा, ये एब्सोल्यूट यूनिट थे। तो एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोगों ने दोनों देखा, ऐसा यूनिट देखा, जूल हो गया या न्यूटन मीटर के हैं आप, हाँ वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर के हैं आप, जूल के हैं। सीजीएस में आइएगा तो सीजीएस में वर्क का सीजीएस यूनिट हो गया अर्ग। और रिलेट करें यदि दोनों को एब्सोल्यूट यूनिट्स में तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 अर्ग निकालेंगे आप तो हो जाएगा 10 टू द पावर -7 जूल। ओके, तो ये था एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब इसका सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। तो यहाँ भी वर्क का फॉर्मूला तो वही होना है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी ऐसा यूनिट तो वर्क का ऐसा यूनिट, तो वर्क का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट में होता है किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। किलोग्राम वेट को हम किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं, और ये हो गया मीटर। और 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, और ये मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ये कितना हो गया 9.8 जूल। तो यदि वर्क का हम ग्रेविटेशनल यूनिट में ऐसा यूनिट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ न्यूटन यूज कर रहे थे एब्सोल्यूट यूनिट में, वहाँ पर हम केजी वेट लेंगे, यानी कि ग्रेविटी फैक्टर होगा यहाँ पर। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें इसका सीजीएस यूनिट निकालें, यदि हम इसका सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो यहाँ लेंगे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में होगा ग्राम वेट, फोर्स का सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्रेविटेशनल पार्ट में ग्राम वेट, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ग्राम वेट को हम लोग ग्राम फोर्स भी कहते हैं, ग्राम फोर्स दिस, और 1 ग्राम फोर्स बराबर होता है 980, और फिर ये रह गया सेंटीमीटर। और ये क्वांटिटी बराबर अभी अभी बताए हैं हम, ये हो जाएगा 980 अर्ग। वो कितना निकल करके आ जाएगा 980 अर्ग। तो ये था कुल मिलाकर के कि यूनिट्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन के हमने 2 प्रकार के यूनिट्स देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट यूनिट्स, फिर हमने देखा ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट में हमने देखा न्यूटन मीटर, जूल देखा, अर्ग देखा, दोनों के बीच का रिलेशन देखा। ग्रेविटेशनल यूनिट सामने है। अब और भी कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं, हाँ वर्क के कॉमनली यूज्ड यूनिट्स और भी हैं। तो क्या क्या यूनिट अब तक निकल कर के आया हम लोग के लिए, सो देखिए, तो एक यूनिट तो निकल कर के आ गया हम लोग का न्यूटन मीटर, फिर हम लोग के निकल कर आया जूल, हाँ फिर निकल कर के आया हम लोग का क्या डाइन सेंटीमीटर, इसी को हमने कहा अर्ग। फिर रिलेशन में हम लोग देखे 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। फिर हमने क्या देखा 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 जूल। अब जो नहीं देखें सो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी वर्क का ही यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602
इंटू 10⁻⁻19 जूल। हाँ, तो 10⁻⁻19 जूल। अब यदि हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, मेगा मतलब मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10⁶, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही, तो ये 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर जब ये वर्क मेजर करने जाते हैं तो वहाँ होता है किलो वाट आवर। अच्छा, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, लिख देता हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना। अब किलो वाट आवर है ये, 1 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर बराबर होता है स्टूडेंट्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हाँ, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक और कॉमनली यूज्ड यूनिट है कैलोरी, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, या राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 1 कैलोरी बराबर होगा 4 पॉइंट, इसको 2 कर दें, 4.2 जूल। तो हम इस प्रकार कॉमनली यूज्ड यूनिट भी देखें, तो कॉमनली यूज्ड यूनिट में देख लीजिए विशेषकर से कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई छोटा लिखना है और भी बड़ा लिखना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एम बड़ा लिखना है, यदि आप स्मॉल एम लिखेंगे तो वो मिली हो जाएगा, 10⁻⁻³ हो जाएगा। मेगा और मिली फर्क है, मेगा 10⁶ है और मिली छोटा एम लिखेंगे तो मिली हो जाएगा, मिली का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻3। देख लीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब मिलियन, 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू। अब 10⁶ है, यहाँ 10⁻⁹ है, तो 6 में से 19 जाएगा तो -13 बचा। अब 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर किसे कहते हैं, बिजली विभाग यही यूनिट से मेजर करता है आपका 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर जो होता है बिजली विभाग इसे 1 यूनिट समझता है और उसी हिसाब से आपसे बिजली बिल बनाता है। तो 1 किलो वाट आवर देख रहे हैं, 1 किलो वाट आवर, किलो हो गया 1000, वाट हो गया पावर का यूनिट, आवर हो गया टाइम का यूनिट। तो इस तरह से निकल कर आया है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे किलो वाट आवर को, किलो मतलब 1000 वाट आवर को, तो कन्वर्ट करने पर जो रिजल्ट आता है वो आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सब जो बिंदु है, ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 कैलोरी इक्वल टू देख रहे हैं हम लोग, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना हुआ, 4.2 जूल। तो बच्चों ये था वर्क क्या है, उसके यूनिट्स कैसे काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगुलर एक्सिस ले लेते हैं हम लोग और वहाँ पर देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ work done in the form of rectangular components. अच्छा, तो पहले हम एक एक्सिस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये हुआ एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। इधर जो यूनिट वेक्टर आता है वो है आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है दिस इज जे कैप, और के के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है जेड के डायरेक्शन में वो के कैप। ये हुआ ओरिजिन। और हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था और इस पे जब फोर्स लगाया गया तो ये पार्टिकल घिसक के मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया।
ऑरिजिन से इस बिंदु तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैं मान लूँ एस। तो जब फोर्स लगाया गया एक कांस्टेंट फोर्स, तो इस फोर्स ने ऑरिजिन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस कराया। अब जिस बिंदु तक यह पहुंच गया से इट पी जो होगा एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा, यानी कि पी का पोजीशन मेजर करने जाएंगे आप तो एक्स एक्सिस पर देखना होगा, एक्स एक्सिस पर कहाँ है, वाई एक्सिस पर कहाँ है और जेड एक्सिस पर कहाँ है। तो इसे जब फोर्स लगाया गया तो ये डिस्प्लेस हुआ कहाँ, ऑरिजिन से पॉइंट पी तक। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर a constant force F equal to Fxi cap plus Fyj cap plus Fzk cap, जहाँ पर F बेस x, F बेस y, F बेस Z क्या है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स के तीन कंपोनेंट हैं दैट आर एक्टिंग टुवर्ड्स एट पार्टिकुलर एक्सिस। F बेस x इस दिशा में फोर्स का काम कर रहा है x एक्सिस पर, F बेस y जो है y एक्सिस के अलोंग में ये कंपोनेंट है, F बेस z जो है वो इसके और I बता रहा है कि ये x एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, J बता रहा है कि ये y एक्सिस के अलोंग है और K बता रहा है। ये तो फोर्स के ये तीन कंपोनेंट हो गए। उसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, कितना दूर किस तरह से डिस्प्लेस कराया गया वो डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम मान लें कितना s, और s भी थ्री डायमेंशनल होगा, s बेस x i। s बेस x बता रहा है इस डिस्प्लेसमेंट का x एक्सिस का कंपोनेंट कि s एक्सिस में वो कितना डिस्प्लेस हुआ। उसके बाद s y j, फिर s z k, जहाँ पर s x s y s z are the components of displacement x, sorry displacement s, displacement s। अब जो डिस्प्लेस किया गया ओरिजिन से कहाँ तक, P पॉइंट तक, ये x है I है, स्पेस बनाता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क हुआ। सीधा वर्क डन इक्वल टू हम पढ़े हैं F डॉट एक्स, तो फोर्स कितना है हमारे पास, F एक्स आई प्लस F वाई जे प्लस F जेड के डॉट S एक्स आई प्लस S वाई जे प्लस S जेड के। क्लियर। तो बीच में ये डॉट है, तो अब ये कंपोनेंट पहले सबसे डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा आपको, तो होगा F एक्स आई डॉट, रेदर इस तरह से लिखें, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को वेक्टर से, F एक्स एस एक्स आई डॉट आई प्लस ये एक टर्म हो गया, F एक्स, ये टर्म सबसे गुना होगा एक बार, तो ये भी इससे हुआ, F एक्स एस वाई, F एक्स एस वाई आई डॉट जे प्लस F एक्स एस जेड आई डॉट के। अब ये टर्म ये सबसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो हो जाएगा आपका
एफ वाई एस एक्स जे डॉट आई प्लस एफ वाई एस वाई जे डॉट जे एफ वाई एस जेड जे डॉट के प्लस अब एफ जेड फिर ये तीनों पार्ट से एफ जेड एस एक्स के डॉट आई प्लस एफ जेड एस वाई के डॉट जे प्लस एफ जेड एस जेड के डॉट के। स्टूडेंट हमें मालूम है कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, ये टर्म आई डॉट आई बराबर 1, आई डॉट जे बराबर 0, फिर आई डॉट के बराबर 0, जे डॉट आई बराबर 0, जे डॉट जे बराबर 1, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0, के डॉट जे बराबर 0, के डॉट के बराबर 1। तो जो टर्म 0 है ये 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या वर्क डन बराबर बचेगा आई डॉट आई वाला टर्म एफ एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्क जो निकल करके आया वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम लाइन में पड़ने वाले कंपोनेंट्स गुना हो रहे हैं, वाई वाई वाले कंपोनेंट गुना हो रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 3 डायमेंशनल हो तो वर्क निकालना पड़े आपको, तो वैसे परिस्थिति में वर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स का एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें, फिर फोर्स का वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें, फिर फोर्स का जेड कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का जेड एक्सिस का कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें, सबको जोड़ दें। यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा एक्स एक्सिस वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जेड एक्सिस वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और जोड़ देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो ओ से पी तक एफ फोर्स लगा के एस डिस्प्लेसमेंट कराया गया, उस दरमियान इतना वर्क किया गया। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।